हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास टुडे विल स्टार्ट विद अ न्यू एडजस्टमेंट, न्यू टॉपिक। हम मैं पहले बता दूं, मैं डिस्क्लेमर दे दूं। राइट नाउ वी आर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। थोड़ा सा हम टॉपिक से डेविएट होंगे। जो 11th का एक टॉपिक है डिप्रिसिएशन, उस पर जाएंगे, क्योंकि डिप्रिसिएशन का एक एडजस्टमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेबल है। लास्ट क्लास में इफ़ यू रिमेंबर, हमने बैलेंस किया था। जो बैलेंसिंग फिगर रहता था वो डिप्रिसिएशन वगैरह हो सकता है, या डिप्रिसिएशन दिया हो सकता है, या सेल ऑफ एसेट के वक्त हमको प्रॉफिट लॉस निकालना होता है, या जो भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो एसेट में कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन का एलिमेंट आता है। तो वही डिप्रिसिएशन का एलिमेंट कई बार वो एडजस्ट करने के लिए भी बोलता है। और डिप्रिसिएशन बीइंग द चैप्टर टॉट इन स्टैंडर्ड 11, मुझे उम्मीद कम है कि आपको याद होगा। तो एक बार थोड़ा सा टॉपिक हम 11th का ब्रश अप करने वाले हैं अभी। जितना याद है अच्छी बात है, जो याद नहीं है कोई बात नहीं, हम आज कवर करेंगे। मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? डिप्रिसिएशन अगर हमको रिकॉर्ड करना है, आपको याद है क्या रिकॉर्डिंग की कितनी मेथड्स थी? टू रिकॉर्ड डिप्रिसिएशन कितने मेथड्स थे, याद है क्या? हाउ मेनी मेथड्स वर देयर टू रिकॉर्ड द एंट्रीज इन केस ऑफ डिप्रिसिएशन? याद है क्या? रिकॉर्डिंग की मेथड पूछ रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग की जो आपने 11th में पढ़ी होंगी कभी तभी। बहुत बढ़िया सुचित, बहुत बढ़िया प्रियांशु। देयर आर टू मेथड्स टू रिकॉर्ड, जो आपके कोर्स में थी स्टैंडर्ड 11th सीबीएसई। देयर वर टू मेथड्स, दो मेथड थी। नाम बता सकते हो क्या थे उन दो मेथड्स के नाम? कैन यू guys help me with the name of that two methods which we have already learned in standard 11? एक था विदाउट प्रोविजन और एक विथ प्रोविजन। दो नाम थे उसके, एक विदाउट प्रोविजन और एक विथ प्रोविजन मेथड। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दैट टॉपिक, ऑफ दैट कंसेप्ट। जस्ट कम टू द क्वेश्चन, कम टू द क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर में? Nikita and company purchased a plant for rupees 1 lakh on 1st October 2007. New plant was purchased on 1st April 2009 for rupees 60,000. Depreciation is charged at the rate 10% per annum under fixed installation method on 31st March every year. Show necessary journal entries for the year ending 2007, 8 and 8, 9 and 9, 10. आपको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करने बोला है 7, 8, 8, 9 और 9, 10 की। when provision for depreciation account is not maintained and when provision for depreciation account is maintained. अच्छा, कई लोग बच्चा लोग बोल रहे हैं कि सर एसएलएम और डब्ल्यूडीबी ऐसी दो मेथड थी। बेटा एसएलएम और डब्ल्यूडीबी, डोंट यू थिंक दोज वर द मेथड्स टू कैलकुलेट द depreciation? Those were the method to calculate the depreciation. Are we learning the method to calculate the depreciation? No, we are talking about the methods to रिकॉर्ड डिप्रिसिएशन। मैं रिकॉर्डिंग की मेथड पूछ रहा हूँ, कैलकुलेशन की नहीं। कैलकुलेशन के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा सवालात आपको 12th में नहीं पूछने वाला है, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करूंगा। हमारी ज़्यादातर बातें जो घूमेंगी वो किसके आसपास घूमेंगे? रिकॉर्डिंग के आसपास। क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगर ध्यान होगा लास्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग इज इंपॉर्टेंट। एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट, और वो दो इफेक्ट देना इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। वो दो इफेक्ट देना इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। तो हमारा बात कैलकुलेशन पे कम और रिकॉर्डिंग पे ज़्यादा रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब शुरू करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है निकिता एंड कंपनी। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिप्रिसिएशन का, आई प्रिपेयर अ डिप्रिसिएशन चार्ट जिसमें हम डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर देते हैं। मेरा फंडा सिंपल है, रिकॉर्डिंग करते वक्त कैलकुलेशन का दिमाग नहीं लगाना और कैलकुलेशन करते वक्त रिकॉर्डिंग का दिमाग नहीं लगाना। तो भाई पहले कैलकुलेशन निपटा लो, उसकी मदद से रिकॉर्डिंग करो। तो कैलकुलेशन करते वक्त जर्नल एंट्री क्या होंगी सर, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। और रिकॉर्ड करते वक्त सर ये फिगर कैसे लाया, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं कि भाई डिप्रिसिएशन हर साल का कितना चार्ज होगा। व्हाट डू मीन बाय डिप्रिसिएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट विद, व्हाट डू मीन बाय डिप्रिसिएशन? कैन यू गैस हेल्प मी विद दैट? व्हाट डू मीन बाय डिप्रिसिएशन? ये पूछ लेना चाहिए था ना मैंने पहले ही। क्या होता है डिप्रिसिएशन का मतलब? जरा देखिए कितने लोगों को पता है डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है। हाँ जी, एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन, नो वन? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, दिस इज व्हाट आई हैव टॉट प्रियांशु। ये मैंने पढ़ाया था क्या? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, सुचित ऐसा मैंने पढ़ाया था क्या? व्हाट इज द मेन पर्पस टू चार्ज डिप्रिसिएशन? What is the main purpose to charge depreciation?
नहीं सुचित, अभी भी सही नहीं हुए आप। इट वॉज अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। क्या था पर्पस? allocation of cost over the useful life of asset। जितना भी cost of the asset है, if it is allocated over the useful life, उसको हम depreciation बोलते हैं। याद आया क्या? यस प्रियांशु सुचित, चलो ठीक है, जो भी है। आप रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट मान लो, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट मांग लो, जो भी मांगना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जो भी आप बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ बोलो, चलता है। डेफिनेशन फिलहाल हमारे कोई काम का नहीं है। बस हाँ, यहाँ ध्यान रखना, देयर आर टू प्लांट। प्लांट एक है जो खरीदा 1 अक्टूबर 2007 को, दूसरा प्लांट है जो खरीदा 1 अप्रैल 2009 को 60,000 का। तो हमने प्लांट के 2 कॉलम्स बना लिए, एक कॉलम बना लिया टोटल का। डेप्रिसिएशन 10% फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड। फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड मतलब परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। जो भी ओरिजिनल कॉस्ट रहेंगी उसका परसेंटेज डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते चलेंगे, उसका परसेंटेज डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम। अब कैसा बनता है चार्ट? तो ये चार्ट में 4 चीज़ें हमको लगती है, दैट इज डेट ऑफ परचेज, अमाउंट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ सेल। फिलहाल कोई एसेट बेचा नहीं है तो डेट ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ सेल मैं लिखने वाला नहीं हूँ। मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? पहला एसेट 1 अक्टूबर 2007 को खरीदा 1 लाख रुपए का। फर्स्ट एसेट देख लो वहाँ पे 1 अक्टूबर 2007 को खरीदा 1 लाख रुपए का। सेकेंड एसेट जो हमने खरीदा है वो न्यू प्लांट वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2009, 1/4/2009, 60,000 का सेकेंड एसेट खरीद लिया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बोलो यस और नो। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हो सकता है कि ये चार्ट आप लोगों ने अलग तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है? हो सकता है कि ये चार्ट आप लोगों ने अलग तरीके से पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। मैं ये तरीके से बनाता हूँ, आप और कोई तरीके से बनाते होंगे, वो भी सही है। शर्त ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके चार्ट से मिलती है तो आप भी सही हो, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखते हैं चार्ट बनाते वक्त सबसे पहला डेट ये है 1/10/2007, तो यहाँ लिखते चलेंगे 1/10/2007 को परचेज किया, तो परचेज ऑन 1/10/2007 1 लाख का एसेट खरीदा है। अब इसके बाद ईयर एंड पे खुद ही मारना। ईयर एंड मतलब क्या आएगा? 31/3/2008, बट डायरेक्ट नहीं, एक एक करके 10/7, 11/7, 12/7, 1/8, 2/8, 3/8। देखो साल भर में कुछ हुआ है क्या? न 10/7 महीने में हुआ है, न 11/7वें महीने में हुआ है, न 12/7वें महीने में हुआ, न 1/8 में हुआ है, न 2/8, न 3/8। ईयर एंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम 31/3/2008 को। 31/3/2008 को डिप्रिसिएशन। डोंट यू थिंक एसेट कितने महीने के लिए यूज हुआ? कम ऑन हेल्प मी विद दैट। एसेट कितने महीने के लिए यूज हुआ? एसेट कितने महीने के लिए यूज हुआ? डोंट यू थिंक एसेट इज यूज्ड फॉर 6 मंथ्स? एसेट इज यूज्ड फॉर 6 मंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक के एसेट हमने यूज किया ना, एंड डिप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द पीरियड द एसेट इज एक्चुअली यूज्ड। तो कैसा हो जाएगा? 1 लाख पे 10%, 1 लाख पे 10% 6 मंथ्स का, तो 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, द आंसर विल बी 5,000। 5,000 रुपये का 5,000 रुपये का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 5,000 रुपये का डिप्रिसिएशन चार्ज करके आपका बैलेंस आया 95,000, एंड दिस 95,000 इज कॉल्ड एज, दिस 95,000 इज कॉल्ड एज WDV ऑन सेल डेट। ये 95,000 को क्या बोलेंगे हम? WDV ऑन 1/4/2008। जो याली डेट है 31/3/2008, उसकी अगली तारीख क्या रहने वाली है? 31/3/2008 के बाद की अगली तारीख 31/3/2008 को रात को सोए तो अगले दिन कब उठते हो? तो क्या हो जाएगा? डेट भी बदलेगा, महीना भी बदलेगा, साल मत बदल देना। एक साल सोते क्या? 31/3/2008 साल को सोए तो आप उठोगे भी 2008 में ही ना, अगले दिन, अगले महीने की पहली तारीख को। तो ये थोड़ा संभाल लेना डेट, ठीक है? फिर ईयर एंड पे खुद ही मारो, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 1/9, 2/9, 3/9। साल भर में कुछ नहीं हुआ। 4/9 को खरीदा है, अगले साल खरीदा है, साल भर कुछ नहीं खरीदा, तो अगेन ईयर एंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 12 महीने का। 12 महीने का परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, तो 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% दैट्स 10,000। 10,000 माइनस करोगे, बैलेंस आ जाएगा 85,000। दिस विल बी कॉल्ड एज WDV ऑन 1/4/2009। 1/4/2009 इसका अगला तारीख 31/3/2009 का अगला तारीख क्या होगा? 1/4/2009। 1/4/2009 बोलो हाँ या ना? 31/3/2009 की अगली तारीख क्या हो जाएंगी? 1/4/2009 बोलो यस और नो? 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 10/9, 11/9। ओके, 4/9 को आपको नहीं लगता 4/9 को एक एसेट और खरीदा अगले साल? 4/9 को खरीदा है तो परचेज ऑन 1/4/2009 कितने का एसेट खरीद लिया? 60,000 का एसेट खरीद लिया।
अब साल भर देखो कुछ हुआ है क्या? 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 10 9 11 9 12 9 1 10 2 10 3 10 ईयर एंड पे डिप्रीसिएशन, इस पे भी पूरे 12 महीने का ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख का 10% हो जाएगा 10,000 और 60,000 का 10% हो जाएगा 6,000। इसकी WDV 54, इसकी 75। दिस विल बी कॉल्ड एज WDV ऑन 1/4/2010। दिस विल बी टर्म्ड एज WDV ऑन 1/4/2010। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। अब जस्ट डू वन थिंग, जस्ट डू वन थिंग, अगर यहाँ तक के हो गया तो जस्ट डू वन थिंग, एक वर्टिक हॉरिजॉन्टल टोटल ले लेना डिप्रिसिएशन की। हॉरिजॉन्टल टोटल यहाँ जरूरत नहीं है, जहाँ पे ये सिर्फ ये एक है, यहाँ पे टोटल ले लेना 16,000। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 10 और 5, सिर्फ डिप्रिसिएशन की टोटल लेके रख लेना। ये डिप्रिसिएशन की टोटल विल गोइंग टू हेल्प यू टू पास द जर्नल एंट्री। अब आ जाओ, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला है वो भी पढ़ लो ना। क्या बोला हुआ है? Show necessary journal entries for the year 7, 8, 8, 9, 9, 10 when provision for depreciation account is maintained. Provision for depreciation account is not maintained। जर्नल एंट्री पास करना है। डिप्रिसिएशन इस चैप्टर में अगर हम बात करें ना तो 3 जर्नल एंट्री है। डिप्रिसिएशन चैप्टर में अगर हम बात करें ना, यही लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। डिप्रिसिएशन में अगर हम बात करें तो जर्नल एंट्री की 3 है। पहली एंट्री होती है परचेज ऑफ एसेट। एसेट खरीदा तो एंट्री क्या होंगी, जवाब दो। एसेट खरीदा, एसेट आया, फिक्स एसेट आया तो एंट्री क्या होंगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक या कैश जो भी आप पैसा देते हो। डिप्रिसिएशन की एक एंट्री होने वाली है, डिप्रिसिएशन की एक एंट्री हो जाती है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये बचपन से पढ़ रहे हैं हम। साथ ही साथ में ईयर एंड पे द बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसकी एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, क्लियर है यहाँ तक? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। एंड द थर्ड एंट्री इज सेल ऑफ एसेट्स। क्या हो जाएंगी सेल ऑफ एसेट की एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट टू प्रॉफिट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? पैसा आया, अमाउंट रिसीव्ड से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एसेट की जो भी WDV ऑन सेल डेट रहेंगी, WDV ऑन सेल डेट, जिस भी एसेट, जो भी तारीख को हमने एसेट बेचा, ये पढ़ेंगे हम, कल मैं पढ़ाऊंगा और सेल के बारे में डिटेल में बात करूंगा। और जो बैलेंसिंग फिगर रहेंगी वो या तो लॉस रहेंगी या तो प्रॉफिट रहेंगी, दोनों आ सकती है क्या? एसेट की बुक वैल्यू क्या थी, कितने में बेचा, उसका डिफरेंस क्या रहेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस ना। एसेट की बुक वैल्यू क्या थी, कितने में बेचा, तो उससे हमको पता चलेगा कि कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। लिखना नहीं है, ये भी लिखना नहीं है, मैं लिखा के दूंगा, सब लिखा के दूंगा। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? तो अब हम यही एंट्रीज पास करेंगे, अब यही एंट्रीज हम यहाँ पर पास करेंगे, है ना। चलो मेरे को बताओ फटाफट, सबसे पहला ये चार्ट को ध्यान में रखते हुए एंट्री पास करना है। आपको नहीं लगता 1/10/2007 को खरीदा, 1/10/2007 को खरीदा, खरीदा है तो परचेज की एंट्री, एसेट का नाम प्लांट है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने अज्यूम किया कि कैश में खरीदा है, 1 लाख का एसेट खरीदा है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, बोलो हाँ या ना। प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख। ईयर एंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 5,000 का, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 1 लाख, सॉरी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 5,000। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। आपको नहीं लगता ये ईयर एंड भी है, ईयर एंड पे द बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, ईयर एंड पे द बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। 5,000 का बैलेंस जो है ईयर एंड पे कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये समझा क्या? नेक्स्ट ईयर 10,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 10,000, इट विल बी 10,000,
एंड द बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस. ईयर एंड है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रीसिएशन. क्या ये ट्रांसफर एंट्री पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं भी किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. एंड लास्ट मेरे को बताओ, यहाँ पे लास्ट ईयर में एक 60,000 का एसेट खरीदा है, तो डिप्रिसिएशन बाद में, पहले 60,000 का परचेस किया है ना, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश. 60,000 का एसेट खरीदा है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, और ईयर एंड पे 16,000 का डिप्रिसिएशन है. 31/3/2010 डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 16,000. दिस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन. 16,000 रुपये का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. बोलो हाँ या ना. थर्ड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया. जमता है यहाँ तक? सिंपल यस और नो विल डू. जमता है यहाँ तक? हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो. इज इट क्लियर? मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, सोच समझ के जवाब देना. मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ. मेरे को एक चीज़ बताओ, फर्स्ट ईयर के एंड में एसेट का बुक वैल्यू कितना है, प्लांट का बुक वैल्यू कितना है? फर्स्ट ईयर के एंड में प्लांट का बुक वैल्यू कितना है? हेल्प करो मेरी फटाफट. फर्स्ट ईयर के एंड में प्लांट का बुक वैल्यू कितना होगा? देखो, प्लांट अकाउंट डेबिट हुआ 1 लाख से, क्रेडिट हो गया 5,000 से. आपको नहीं लगता प्लांट का बुक वैल्यू 95,000 है? 1 लाख बोलने वाले नलायक को, 1 लाख बोलने वाले नलायक को, बेटा 5,000 से प्लांट क्रेडिट भी तो हो गया ना. 5,000 से प्लांट क्रेडिट भी हो गया, ठीक है. सेकेंड ईयर के एंड में बताओ तो प्लांट का बुक वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लांट अकाउंट फिर 10,000 से क्रेडिट हो गया, 95 पे तो ऑलरेडी आ गया था, और 10,000 से क्रेडिट हो गया, तो आपको नहीं लगता प्लांट का बुक वैल्यू 85,000 हो गया? सिमिलरली थर्ड ईयर में कम हुआ होगा, बट हमने खरीदा भी है. थर्ड ईयर में खरीदा भी है. मैं अभी थर्ड ईयर की बात नहीं कर रहा. थर्ड ईयर में हमने खरीदा भी है. मैं फिलहाल थर्ड ईयर की बात नहीं कर रहा. बट आपको नहीं लगता ग्रेजुअली हमारा प्लांट धीरे धीरे कम होता चला जाता है? ग्रेजुअली हमारा प्लांट का वैल्यू धीरे धीरे कम होता जा रहा है. कौन सी मेथड में? ग्रेजुअली हमारे प्लांट का वैल्यू कम होते जा रहा है. कौन सी मेथड में बोलो? विच मेथड वी आर लर्निंग राइट नाउ? हम पढ़ रहे हैं विदाउट प्रोविजन मेथड. देखो, अगर एक सिंपल एग्जांपल लूँ, एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है से 10 लाख, एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 10 लाख, ईयरली डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 1 लाख. 1 लाख बोल लो, 10% बोल लो, जो भी है. अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊँ, ये वाला साइड लाइबिलिटी साइड है, ये वाला साइड एसेट साइड है, तो पहले साल 1 लाख का डिप्रिसिएशन चार्ज करके वो एसेट की बुक वैल्यू कितनी हो जाएंगी? क्या लगता है, वो एसेट की बुक वैल्यू 9 लाख हो जाएंगी? हाँ या ना? 1 लाख से वो एसेट क्रेडिट हो जाएंगे ना, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. अभी देखा ना हमने, एसेट की वैल्यू ग्रेजुअली कम होते चलती है. नेक्स्ट ईयर वापस वो एसेट को अगर हमने डिप्रिशिएट कर दिया तो उसकी वैल्यू 8 लाख हो जाएंगी. 1 लाख से डिप्रिशिएट कर दिया. नेक्स्ट ईयर उस एसेट को वापस डिप्रिशिएट कर दिया तो उसकी वैल्यू 7 लाख हो जाएंगी. बोलो हाँ या ना? आपको नहीं लगता एसेट की वैल्यू ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी? एसेट की वैल्यू ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, हाँ या ना? मेरा सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों से. आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ थर्ड ईयर की इन्फॉर्मेशन है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. मेरे को एक चीज़ बताओ, थर्ड ईयर की इन्फॉर्मेशन देख के बता सकते हो कि ये एसेट कितने में अक्वायर किया था? खाली थर्ड ईयर की इन्फॉर्मेशन देख के बताना है, सिर्फ थर्ड ईयर की इन्फॉर्मेशन देख के बताना है वो एसेट कितने में अक्वायर किया था. जहाँ पे थर्ड ईयर में आपको सिर्फ इतना पता है कि वो एसेट की बुक वैल्यू 7 लाख है, ये नहीं पता कब खरीदा, ये नहीं पता कितने % का डिप्रिसिएशन है, तो क्या हम थर्ड ईयर में देख के बता सकते हैं कि एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? क्या हम प्योरली सिर्फ थर्ड ईयर को देख के बता सकते हैं कि एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? नहीं ना. ऐसा क्यों हुआ? एसेट का वैल्यू ग्रेजुअली कम क्यों होता चला गया? देखो, जबकि एसेट 10 लाख का था, ग्रेजुअली कम क्यों हो गया? क्योंकि जब हमने डिप्रिसिएशन की एंट्री पास की ना, हमने एंट्री पास कर दी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, हमने बार बार एसेट को क्रेडिट किया. हमने बार बार और दर बार हर बार एसेट को क्रेडिट किया. जी, अगर आप बार बार और हर बार एसेट को क्रेडिट करोगे तो क्या एसेट अपना ओरिजिनल वैल्यू पे रहेगा? क्या एसेट अपना ओरिजिनल वैल्यू लूज करता जाएगा? क्या एसेट अपने ओरिजिनल वैल्यू पे रह पाएगा? अरे थर्ड ईयर का छोड़ दो, फर्स्ट ईयर में देख के नहीं बता सकते एसेट क्या प्राइस पे एक्वायर किया था?
क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी तो 1 लाख का डिप्रिसिएशन है ना, फर्स्ट ईयर पे भी तो 1 लाख का डिप्रिसिएशन है. डोंट यू थिंक दैट विल गोइंग टू क्रिएट सम कंसर्न कि भाई एसेट खरीदा कितने में यही नहीं पता चल रहा, तो मेथड का काम ही क्या. क्योंकि रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट की जब बारी आएंगी, डिप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट ऑल्सो. कल चल के मेरे को नया एसेट खरीदना है तो मेरे को ये तो पता होना ना पुराने की कॉस्ट कितनी थी. क्या वो पुराने की कॉस्ट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चल रही क्या? नहीं. हम तो फेल हो गए हमारे अकाउंटिंग को लेके. थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ कम मिलती है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ कम मिलती है बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन हमने हर बार एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. ऐसा ना हो, ऐसा ना हो तो वी कम अप विद अ न्यू मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, एंट्री विल बी, एंट्री क्या पास करेंगे हम, एंट्री विल बी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट. देखो क्या होगा यहाँ पे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा. गड़बड़ क्या हो रही थी, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करने की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो रही थी. तो आई डोंट वांट टू यूज एसेट अकाउंट, मैं एसेट अकाउंट यूज नहीं करना चाहता. गाइज अगर हम कोई अकाउंट यूज नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो हम उसकी जगह क्या यूज करते. अगर हम कोई अकाउंट नहीं यूज करना चाहते या नहीं यूज कर सकते तो हम उसकी जगह क्या यूज करते, जवाब दो. हम अगर कोई अकाउंट यूज नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो डोंट यू थिंक हम उसकी जगह यूज करते रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट. तो हमने यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट और बना दिया जिसको नाम दे दिया हमने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन. एंड दिस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज किसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जवाब दो. दिस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज किसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जवाब दो. ये जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट रहेगा ये किसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट रहेगा, ये जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है किसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, एसेट. एसेट में बार बार दर बार क्रेडिट करने की वजह से एसेट का वैल्यू कम हो रहा था ना. एक काम कर, तो एसेट को क्रेडिट मत कर, उसकी जगह प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट कर दे. तब होगा क्या, सेम एग्जांपल, ये लाइबिलिटी या एसेट. पहले साल एसेट का वैल्यू, आपको नहीं लगता अब एसेट का वैल्यू 10 लाख पे रहेगा, और एक नया अकाउंट प्रोविजन क्रेडिट ना, लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड, एसेट साइड मतलब डेबिट साइड. तो एक नया अकाउंट, क्रेडिट मतलब एक नया अकाउंट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नाम से, आपको नहीं लगता 1 लाख रुपए का एक लाइबिलिटी साइड में नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, है ना. फर्स्ट ईयर में एक नया, देखो एसेट 10 लाख भी रहेगा क्योंकि एसेट तो क्रेडिट होगा नहीं, खरीदते वक्त सिर्फ डेबिट होगा, बाद में कभी क्रेडिट होगा नहीं. तो एसेट का वैल्यू कम होगा कि एसेट अभी भी ओरिजिनल कॉस्ट पे रहेगा, एसेट अभी भी अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे रहता है, एसेट अपना वैल्यू लूज नहीं करता है. सेकेंड ईयर वापस हम जब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 1 लाख से प्रोविजन बढ़ेगा, बट एसेट का वैल्यू अभी भी 10 लाख पे ही रहेगा. थर्ड ईयर वापस हम जब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना तो प्रोविजन का वैल्यू 3 लाख हो जाएगा, बस एसेट का वैल्यू अभी भी 10 लाख पे ही रहेगा. अब यदि मैं आपको बोलूं कि थर्ड ईयर को ध्यान में रखते हुए मेरे को बताओ एसेट कितने में खरीदा था, क्या थर्ड ईयर को ध्यान में रखते हुए आप बता सकते हैं एसेट कितने में खरीदा था, क्या थर्ड ईयर को ध्यान में रखते हुए हम बता सकते हैं एसेट कितने में खरीदा था, जवाब दो. कैन वी और कैन वी नॉट, क्या अब हम थर्ड ईयर को ध्यान में रखते हुए बोल सकते हैं एसेट कितने में अक्वायर किया था, जवाब दो. कितने में अक्वायर किया था एसेट, जवाब दो. कितने वैल्यू पे एसेट अक्वायर किया था, एसेट अक्वायर किया था हमने 10 लाख में, एसेट अक्वायर किया था हमने 10 लाख में. एसेट का एक्विजिशन कॉस्ट इज 10 लाख, एसेट का एक्विजिशन कॉस्ट इज 10 लाख. 10 लाख में हमने एसेट को अक्वायर किया, 10 लाख में हमने एसेट को अक्वायर किया. अब अगर आप बोलोगे सर उसका आज का वैल्यू कितना, क्योंकि वहां तो आज का वैल्यू 7 लाख पता चलता था, यहाँ भी पता चलता है, 10 लाख माइनस 3 लाख करोगे तो क्या आज का वैल्यू पता नहीं चलता क्या, WDV बोलते हैं जिसको, रिटर्न डाउन वैल्यू पता नहीं चलेगा क्या, आज का बुक वैल्यू पता चलता है या नहीं चलता है. आज का बुक वैल्यू है 7 लाख, 10 लाख पे दिख रहा है 10, वैसे कायदे से बुक वैल्यू है 10 लाख, बट आज का रिटर्न डाउन वैल्यू अगर आज का मैं देखने जाऊँ तो एक्चुअल वैल्यू आज का मेरे बुक्स में होना चाहिए 7. तो यहाँ पता चलता है ना, 10 में से 3 माइनस कर दो, साइड चेंज साइन चेंज कर दोगे तो क्या 7 लाख पे आएगा या नहीं आएगा फिगर. तो मैं बताओ ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है, विदाउट प्रोविजन या विद प्रोविजन, ज्यादा और बेहतर इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है, विदाउट प्रोविजन और विद प्रोविजन, जवाब दो. ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है, बाय पासिंग डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट या डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन. विदाउट प्रोविजन में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है या विद प्रोविजन में, वहां सिर्फ WDV पता चलता है, यहाँ पे WDV तो पता चल ही रहा है, 10 माइनस 3 7 लाख WDV है, बट ओरिजिनल कॉस्ट भी पता चलता है और आज तक का कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया वो भी पता चलता है. कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन करोगे तो आज की वैल्यू आ जाएगी ना, कॉस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएशन तो आज की वैल्यू दैट इज 7 लाख. तो ज़्यादा, एक बार मैं वापस पूछ रहा हूँ, ये समझा क्या यहाँ तक, ये समझा क्या ये यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया,
दोनों में अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ कि ज़्यादा अच्छी मेथड कौन सी है तो कौन सी है? दोनों में यदि अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ कि ज़्यादा अच्छी मेथड कौन सी है, जवाब दो। फर्स्ट और सेकंड, ये लिखो ना चैट में, वन और टू, वन और टू। ज़्यादा अच्छी मेथड कौन सी है, वन और टू? विथ प्रोविजन मेथड, विथ प्रोविजन मेथड इज बेटर, विथ प्रोविजन मेथड इज बेटर। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? समझाए तो थम्स अप दे दो, समझाए तो थम्स अप दे दो। यस प्रियांशु, क्लियर है एवरीथिंग? Now let's concentrate on the question, let's concentrate on the question. अगर सेम क्वेश्चन मैंने बोला रहता कि विथ प्रोविजन के साथ सॉल्व करो, प्रोविजन मेथड के साथ सॉल्व करो, तो लेट मी हाइड दिस, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा घुसा हुआ है फिगर्स, उस पर ध्यान मत दो। मैं फर्स्ट ईयर क्या होगा, जवाब दो। फर्स्ट ईयर, अगेन हम पूरे क्वेश्चन को वापस सॉल्व करेंगे एज इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, हमने परचेज किया 1/10/2007 को, 1/10/2007 को खरीदा, कितने का एसेट खरीदा, 1 लाख। खरीदते वक्त कोई चेंजेस नहीं है, एंट्री में खरीदते वक्त कोई चेंजेस नहीं है। यानी अगर हम ये 3 एंट्रीज की बात करें तो प्रोविजन के वक्त में एंट्री सेम रहेंगी, डिप्रिसिएशन के वक्त में सिर्फ चेंजेस है। डिप्रिसिएशन के वक्त हम क्या कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बाकी सेम है। इसमें सिर्फ ये यहाँ पे एसेट की जगह हम क्या लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो एसेट आया, खरीदते वक्त एसेट कितने का खरीदा हमने, 1 लाख का। एसेट यानी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपए, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपए, बोलो हाँ या ना। 1 लाख का एसेट खरीद लिया हमने, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ईयर एंड पे जब डिप्रिसिएशन की बारी आई, कैन यू गाइस हेल्प मी विद दैट, डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या रहेंगी? कम ऑन हरी अप फास्ट, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर डिप्रिसिएशन, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या रहेंगी? डोंट यू थिंक इट विल बी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ना 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 ना, एसेट की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। एसेट की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ईयर एंड पे द नॉमिनल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन 5000। नेक्स्ट ईयर वापस डिप्रिसिएशन है 10,000 का, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, 10,000 का डिप्रिसिएशन, द बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन 10,000। अगेन फॉर द नेक्स्ट ईयर वापस क्या होने वाला है, हमने एसेट खरीदा है 1/4/2009 को, एसेट खरीदा है 60,000 का, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश 60,000, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश 60,000। फिर ईयर एंड पे 31/3/2010 को डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 16,000 एंड द बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। जमता क्या, जमता क्या, हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। जो अभी तक मैंने बताया इसमें कोई डाउट, जो अभी तक मैंने बताया इसमें कोई डाउट? पक्का श्योर? सिर्फ फर्क क्या पड़ा, अगर मैं कंपेयर करूं इसको और पुराने मेथड को, अगर मैं कंपेयर करूं तो फर्क क्या पड़ा क्लास? अगर हम दोनों मेथड को कंपेयर करके पढ़ते हैं तो फर्क क्या पड़ा, हम डिप्रिसिएशन की एसेट की जगह कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं, एसेट की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं, कम ऑन गाइस हेल्प मी विद दैट। हम एसेट की जगह कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, एसेट की जगह कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बराबर है। अगेन द सेम क्वेश्चन, लेट्स सी द सेम क्वेश्चन। मतलब फर्स्ट ईयर एंड में प्लांट का बुक वैल्यू कितना है, फर्स्ट ईयर के एंड में प्लांट का बुक वैल्यू कितना है, याली मेथड के अंदर में प्लांट का बुक वैल्यू कितना है। ये मेथड ये यहाँ से अलग होती है, ठीक है, थोड़ा सा गैप बढ़ा देते हैं। प्लांट का बुक वैल्यू कितना है, जवाब दो।
हाँ जी, प्लांट का बुक वैल्यू कितना है? डोंट यू थिंक प्लांट का बुक वैल्यू 1 लाख है, क्योंकि डेबिट हुआ उसके बाद क्रेडिट ही नहीं हुआ। पर जबकि प्लांट का बुक वैल्यू 1 लाख होना चाहिए था कि डिप्रिसिएशन चार्ज होके कम होना चाहिए था ना, कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो प्लांट का बैलेंस है, डोंट यू थिंक डिप्रिसिएशन का बैलेंस वो प्लांट अकाउंट में क्रेडिट हुआ कि प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट हुआ? डिप्रिसिएशन का बैलेंस प्लांट अकाउंट में क्रेडिट हुआ या प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट हुआ? आपको नहीं लगता प्रोविजन का बैलेंस क्रिएट हो गया 5,000 से? 1 लाख माइनस 5,000 आ रहा है ना 95,000। 1 लाख माइनस 5,000 क्या आ रहा है क्या 95,000? बोलो यस और नो। 1 लाख माइनस 5,000 क्या आ रहा है क्या 95,000? बोलो हाँ या ना। यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, अगले साल अगेन बोलो, अगले साल तक के प्लांट का वैल्यू अभी भी कितना है? प्लांट का बुक वैल्यू अभी भी कितना है? जवाब दो। प्लांट का बुक वैल्यू, डोंट यू थिंक प्लांट का बुक वैल्यू अभी भी 1 लाख है? कोई चेंजेस नहीं है। बट प्रोविजन का बैलेंस, प्रोविजन का बैलेंस पहले साल 5,000 था और 10,000 से क्रेडिट हो गया, तो प्रोविजन का बैलेंस 15,000 हो गया ना। प्रोविजन का बैलेंस पहले 5 पे था और 10,000 से क्रेडिट हो गया, यानी और 10,000 से क्रिएट हो गया, तो टोटल प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का बैलेंस 15,000 हो गया। बोलो हाँ या ना। टोटल प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का बैलेंस 15,000 हो गया। बोलो यस और नो। 1 लाख माइनस 15,000 कितना बैलेंस आ जाएगा? 85,000। 1 लाख माइनस 15,000 बैलेंस कितना आ जाएगा? 85,000। तो अल्टीमेटली मेरे को एक चीज बताओ, मैं विदाउट प्रोविजन या विद प्रोविजन जर्नल एंट्री का नेट इफेक्ट तो सेम ही आ रहा है ना। अल्टीमेटली बस फर्क इतना, यहाँ पे एसेट का बैलेंस एक अकाउंट में है कि दो अलग अलग अकाउंट में? यहाँ पे एसेट का बैलेंस सिंगल अकाउंट में कि दो अलग अलग अकाउंट में? जवाब दो। विथ प्रोविजन मेथड में द बैलेंस इन एसेट अकाउंट इज इन सिंगल अकाउंट और टू मल्टीपल अकाउंट्स? विथ प्रोविजन में द एसेट का बैलेंस इज इन सिंगल अकाउंट और टू मल्टीपल अकाउंट? जवाब दो। डोंट यू थिंक यहाँ एसेट का बैलेंस इज देयर इन टू मल्टीपल अकाउंट्स? एसेट का बैलेंस यहाँ पे दो अलग अलग अकाउंट में, एसेट का बैलेंस यहाँ पे दो अलग अलग अकाउंट में। बोलो यस और नो। एसेट का बैलेंस यहाँ दो अलग अलग अकाउंट में है ना, हाँ या ना? एसेट का बैलेंस यहाँ दो अलग अलग अकाउंट में, एसेट का बैलेंस यहाँ पे दो अलग अलग अकाउंट में। एक है प्लांट अकाउंट में और दूसरा प्रोविजन अकाउंट में। एक है प्लांट अकाउंट में और दूसरा प्रोविजन अकाउंट में। प्लांट अकाउंट का अलग है, प्रोविजन अकाउंट का अलग है। प्लांट अकाउंट का अलग है और प्रोविजन अकाउंट का अलग है। ये समझा क्या? ये समझा क्या? हाँ या ना? दोनों मेथड का डिफरेंस समझा? अच्छा, ये याद रखना कि यहाँ पे एसेट का बैलेंस दो अलग अलग अकाउंट में, आपने बोला मैंने भी माना, यहाँ एसेट का अकाउंट एक अकाउंट में नहीं है, एसेट का बैलेंस दो अलग अलग अकाउंट में। ये याद रखना, इसका काम पड़ेगा आगे। एसेट का बैलेंस यहाँ सिंगल अकाउंट में नहीं है, एसेट का बैलेंस देयर इज इन टू डिफरेंट अकाउंट। एसेट का बैलेंस यहाँ दो मल्टीपल अकाउंट्स में है। ये याद रखना, इसका काम पड़ेगा आगे, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। ठीक है, एक और देखते हैं अगले साल। मैं बताओ यहाँ पे याली मेथड में प्लांट का बैलेंस कितना है? प्लांट का बैलेंस कितना हो गया याली मेथड में? अगर हम बात करें तो प्लांट 85 है, 60 से डेबिट हो गया और 16 से क्रेडिट हो गया, मतलब प्लांट क्रिएट हो गया। प्लांट का बैलेंस था 85,000 प्लस 60,000 से बढ़ गया और क्रेडिट हो गया 16,000 से, तो 16,000 से घट गया। तो पुरानी मेथड में प्लांट का बैलेंस हो गया कुछ समवेयर अराउंड 1,29,000 और याली मेथड में प्लांट का बैलेंस जो है देखो डेबिट हो गया 60, तो प्लांट का बैलेंस हो गया 1,60,000, मगर प्रोविजन का बैलेंस जो है, प्रोविजन का बैलेंस 15 प्लस 16, ये प्रोविजन का बैलेंस चला गया 31,000। प्रोविजन का बैलेंस चला गया 31, है ना। एसेट ऐड हुआ है इस वजह से। ये 129 है, 160 माइनस 31 वो भी 129 होगा, 160 माइनस 31 वो भी 129 होगा, हाँ या ना। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकलता है, अल्टीमेटली मेरे को कंक्लूजन इससे यही निकालना है, इससे कंक्लूजन यही डिराइव करना है कि भाई विदाउट प्रोविजन और विद प्रोविजन में फर्क क्या है। विद प्रोविजन में एसेट का बैलेंस सिंगल अकाउंट में कि दो मल्टीपल अकाउंट्स में? एसेट का बैलेंस यहाँ पे सिंगल अकाउंट में कि दो मल्टीपल अकाउंट में? जवाब दो। सिंगल और डबल, फट से लिखो चैट में, सिंगल और डबल। एसेट का बैलेंस इज इन सिंगल अकाउंट और डबल अकाउंट याली मेथड में, सिंगल अकाउंट में या दो अलग अलग। डोंट यू थिंक प्रोविजन वाज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट? हमने पढ़ा ना, हमने यहाँ पे बात भी की। एसेट अकाउंट में क्रेडिट करने की जगह हमने प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट किया। तो डोंट यू थिंक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ एसेट? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ एसेट। तो एसेट का बैलेंस दो अकाउंट में चला गया, एक एसेट खुद एसेट अकाउंट में
और दूसरा एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। दूसरा कौन सा अकाउंट में चला गया? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ये समझा? ये घुसा दिमाग में? पक्का श्योर? जमेगा यहाँ तक जो मैंने समझा दिया अब तक? इतना समझेगा? जस्ट डू वन थिंग, डिप्रिसिएशन चार्ट का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जर्नल एंट्रीज का स्क्रीनशॉट दे देता हूँ मैं। डिप्रिसिएशन चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया डिप्रिसिएशन चार्ट का स्क्रीनशॉट? जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट? सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत स्क्रीनशॉट जमा हो गए होंगे नहीं अभी? ले लिया है सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट? बोलो यस और नो। ले लिया यहां तक के स्क्रीनशॉट, हाँ या ना? एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, वैसे नोट्स में नोट सेक्शन में अपडेट कर चुका हूँ। आपको अगर नहीं मिले होंगे तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें सेल ऑफ एसेट भी है। द एसेट वाज सोल्ड। सेल की एंट्री अगर नहीं पता, सेल मत पास करना, एटलीस्ट कम से कम इसका डिप्रिसिएशन का चार्ट, डिप्रिसिएशन का चार्ट और साथ साथ में एटलीस्ट सेल तक की एंट्रीज, इतनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उतनी जर्नल एंट्रीज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उतना पास करके आ जाना, ठीक है? वहाँ दिया हुआ है शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट, बताएंगे हम, बात करेंगे उस पर, जर्नल एंट्रीज एंड लेजर। बट ये एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके मैंने आपके नोट्स में ऐड किए, नोट सेक्शन से डाउनलोड कर लेना अपडेटेड नोट्स। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करके लाना है, सेकंड क्वेश्चन। इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे, इस पर हम कल बात करेंगे। ये देखा जाए तो ये वार्म अप है, जो क्वेश्चन हम 11th में पढ़ चुके हैं उसका। फिर हम आएंगे कि इसका 12th में एप्लीकेशन क्या है, मैं कल ही बता दूंगा। कल ही हम इस पर बात कर लेंगे कि इसका 12th में एप्लीकेशन क्या है। बट आज का होमवर्क समझा है आप लोगों को? आज का होमवर्क समझा है? बोलो हाँ या ना। पक्का श्योर? तो आज यहीं रुकते हैं, आज यहीं रुकते हैं। आई होप जो डिप्रिसिएशन का हमने रिकैप किया होगा कुछ याद आया होगा आप लोगों को। नहीं आया होगा तो आप लोग जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख भी सकते हैं, ये वीडियोस डिप्रिसिएशन के डिटेल में मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ। चलिए ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।